अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 2 का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या कुछ पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था सबसेट क्या होते हैं, यानी अगर ए सबसेट है बी का तो ए के तमाम एलिमेंट जो है वो बी के अंदर मौजूद होने चाहिए, फिर हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट देन फिर हमने ऑपरेशंस ऑन अ सेट डिस्कस किए थे कि यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है या इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट क्या होता है। और लास्ट में हमने फिर डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स, ये हमने देखे थे कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स क्या हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि पावर सेट क्या होते हैं, पावर सेट और किसी भी सेट के टोटल सबसेट जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर का रिव्यू। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश आर ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के ऊपर ये छोटा सा सी लगा देते हैं तो उसको ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, symbolically a complement is equal to h such that x belongs to u and x does not belongs to a, यानी a का कॉम्प्लीमेंट वो तमाम एलिमेंट होंगे जो a के अंदर मौजूद ना हो, यानी वो u के तमाम एलिमेंट जो a के अंदर मौजूद ना हो उसको हम कहेंगे a का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। a हमारे पास है, चले मैं यहाँ पे एक a लेता हूँ, a है हमारे पास 1 2 3 और u जो है वो u हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 2 3 सो ऑन 10 तक। अब ये देखें a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यानी u के वो तमाम एलिमेंट लिखेंगे हम जो a के अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, u के वो तमाम एलिमेंट जो a के अंदर मौजूद ना हो वो हमारे पास कहलाएगा a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब ये देखें u के, अब ये पहले 3 एलिमेंट तो a के अंदर मौजूद हैं वो नहीं लिखने, बाकी जो है वो आ जाएगा 4 5 6 सो ऑन एंड 10 तक, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो सिंपली हम ए कॉम्प्लीमेंट में जो है वो यू के तमाम एलिमेंट लिखेंगे, यानी यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए के अंदर मौजूद ना हो। अब लेट से ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यू हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 सो ऑन 10 और ए हमारे पास सेट है 1 2 3। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। अच्छा, एक जनरल सी बात याद रखें कि जब भी आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो आप उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। ये बात जहन में रख लें। फॉर एग्जांपल आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम यूनियन में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, यानी ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो यू में से निकाल देंगे, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। इसी तरह अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यही करेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपली कंप्लीमेंट जो है वो आप क्या करेंगे, यानी यू के वो तमाम एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद नहीं है वो ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरह सेट बी भी हो सकता है, ये जनरल ए लिखा हुआ है, बी भी हो सकता है, यानी अगर बी बी कंप्लीमेंट देखें तो यू के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद नहीं है तो आपने वो लिखने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के बाद नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये भी वही माइनस ही है जैसे हमने कंप्लीमेंट वाला किया है, इसमें भी कोई इतना फर्क नहीं है।
The difference of two sets A and B denoted by A minus B consist of all the elements which belongs to A but do not belongs to B। यानी अगर A माइनस बी में A के हम वो तमाम एलिमेंट लिखेंगे जो B के अंदर मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो सेट्स हैं, एक A है और एक B है। तो A माइनस बी क्या हो जाएगा, A है हमारे पास 1 2 3 4 5 और B है 1 2 3। तो A के वो एलिमेंट जो B के अंदर मौजूद नहीं है वो A माइनस बी में आ जाएंगे। तो अब ये देखें, पहले तीन एलिमेंट तो B के अंदर मौजूद हैं तो ये इससे काट जाएंगे, यानी ये वाले दो एलिमेंट बच जाएंगे 4 एंड 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा A माइनस बी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू B माइनस ए होता है, ये बात माइंड में रखें। ये जनरल जो है ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। ठीक है, A माइनस बी और B माइनस ए इक्वल कभी भी नहीं हो सकते। अगर मैं इसी सेट की एग्जांपल लूँ, B माइनस ए में इसका कैलकुलेट करूँ, तो यानी इसमें अब B के वो तमाम एलिमेंट लिखेंगे जो A के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब ये देखें B का तो सारे एलिमेंट A के अंदर मौजूद है, इट मीन्स कि ये इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो अब यहाँ से ही हम देख सकते हैं कि A माइनस बी और B माइनस ए ये इक्वल नहीं है। A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। तो ये सिंपली हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स था कि किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जैसे हम एडिशन में रियल नंबर्स में हम कहते हैं कमोटेटिव लॉ क्या होता है, यानी कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो इसी तरह सेट के अंदर भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यूनियन के अंदर होती है और इंटरसेक्शन के अंदर भी होती है। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो जाएगी हमारे पास कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और इसी तरह हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होती है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और उसके बाद है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यानी एसोसिएटिव लॉ जिस तरह हम रियल नंबर्स में पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी किया जा सकता है और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी किया जा सकता है। यानी अगर हम यूनियन की जगह यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इज इक्वल टू, अगर हम कर दें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है कि आपके पास ये जो ए है ये दोनों के साथ अंदर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए यूनियन बी हो जाएगा और ये फिर इंटरसेक्शन वैसे रह जाएगा इंटरसेक्शन, और फिर हो जाएगा ए यूनियन सी। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए के साथ ये जो बी और ये जो सी है ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो जैसे हम एडिशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी कर दें तो ए बी प्लस ए सी हो जाता है। तो ये हम एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। और अगर हम एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ए को इधर से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो बी ए प्लस सी हो जाएगा और सी ए हो जाएगा और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में भी होती है और यूनियन में भी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेट्स की वो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिमॉर्गन लॉ क्या होते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ ये देखें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी ये जो यूनियन है ये अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये चेंज हो जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ, इसके बाद डिमॉर्गन लॉ का एक और केस होता है, ये यूनियन में है, अगर हम इसको इंटरसेक्शन में कर दें यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये देखें ये जो ए है ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, अब ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो ये भी डिमॉर्गन लॉ है। तो ये दो हमारे पास डिमॉर्गन लॉ हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। यूनियन के हेल्प से भी आप डिमॉर्गन लॉ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और
हम उसको इंटरसेक्शन में भी देख सकते हैं, डिमॉर्गन लॉ। उसके बाद नेक्स्ट है वेन डायग्राम्स। ये जो हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करते होते हैं, लाइक हम सेट्स की यूनियन लेते हैं, या सेट्स की हम इंटरसेक्शन लेते हैं, या सेट्स का हम डिफरेंस ले रहे होते हैं, या सेट्स का हम कंप्लीमेंट ले रहे होते हैं, उसको हम वेन डायग्राम की मदद से बहुत इजीली हम उसको देख सकते हैं। तो वेन डायग्राम्स क्या होती हैं? ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जॉन विन, जिसने 1834 टू, इसका जो टेनोर था 1834 टू 1883 था। इसने हमें वेन डायग्राम्स का कंसेप्ट दिया कि वेन डायग्राम्स क्या होती हैं और इनको किस तरह यूज किया जाता है। वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल शेप में होता है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, और उसके अंदर जो लिखे जाते हैं वो इसके सबसेट होते हैं। वो इसके क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, और हम उनको यूनियन और इंटरसेक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये देखें, अब हमने यहाँ पे डिफरेंट केस जो है ना वो डिस्कस किए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, पहला पहला जो केस है वो है कि अगर दो सेट डिसजॉइंट हो, यानी दोनों सेटों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो फिर उनका यूनियन क्या आ जाएगा? उनके यूनियन में ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि अब ए आपके पास फॉर एग्जांपल 1 है और बी आपके पास 2 है। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब ये देखें, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? दोनों आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। तो इसी तरह डिसजॉइंट सेट्स के अंदर यूनियन वही आ जाती है। तो ये जो शेडेड पार्ट है, ये हमें बता रहा है कि ये हमारा आंसर है। यानी अगर दो सेट डिसजॉइंट हैं तो दोनों जो है वो यूनियन में आ जाएंगे, दोनों यूनियन में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ओवरलैपिंग सेट्स की यूनियन क्या होती है? ओवरलैपिंग सेट्स की यूनियन, मिसाल के तौर पे अगर उनके अंदर कुछ कॉमन भी है। अब हमने जब ओवरलैपिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि ओवरलैपिंग में क्या होता है कि एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग में यही था, ठीक है। उनमें कॉमन हो कोई ना कोई, लेकिन दोनों के वो एक दूसरे के सबसेट ना हो। चले फॉर एग्जांपल मैं 1 2 लिख देता हूँ, और एक बी सेट लिखता हूँ 2 3। तो अब जब हम इनका यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, तो अब ये देखें, 1 2 जो रिपीट हो रहा है वो एक बार आएगा, एक इस बात का ख्याल रखना, और 1 2 3 आ जाएगा। यानी वही ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहा है वो एक बार आ जाएगा। तो अब ये देखेंगे, रिपीट वाला पोर्शन ये है, ये रिपीट वाला पोर्शन है। फॉर एग्जांपल ये 2 रिपीट हो रहा था, तो 2 भी आ गया ए यूनियन बी के अंदर, और ए के अंदर जो है वो 1 है और 2 भी है, और उसके बाद बी के अंदर 2 3 है। तो अगर हम इसको देखें, ये 3 में राइट कर रहा था, अगर हम इसको देखें तो ये 2 जो है ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि ये जो है वो रिपीट ना हो। उसके बाद देखिए, अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, तो फिर भी यूनियन में जो है वो बड़ा सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? ए भी तो बी के अंदर ही मौजूद है, तो अगर हम इसकी यूनियन लेंगे तो वही बी आ जाएगा। यानी ये अब हमने ये केस किया है कि अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट हो बी का, तो फिर ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा? ये बी के इक्वल आ जाएगा। बड़ा सेट हमेशा यूनियन में आता है। आप इसको एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए आपके पास 1 है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बी कितना है? 1 3 है। अब ये देखें, ए सबसेट है बी का, तो अगर हम इन दोनों की यूनियन ले भी लें, ए यूनियन बी ले लें, तो क्या आ जाएगा? वही 1 3 आ जाएगा, यानी बी ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो जो बड़ा सेट होता है यूनियन में हमेशा वो आता है। हम इसको इजीली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और लास्ट लास्ट में ये है कि अगर बी सबसेट हो ए का, तो फिर यूनियन में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बड़े वाला सेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है? अब आपके सामने नजर ही आ रहा है कि दोनों सेट्स में ये जो ए है और ये जो बी है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों सेट्स का जो आंसर है वो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। हम इसको यहाँ पे एग्जांपल से भी क्लियर करवा सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 1 है और ये बी मैं ले लेता हूँ 2। अब ये देखिए, दोनों डिसजॉइंट है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन बी लें तो ये एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये जो आपको ये जो इसमें शेडेड रीजन नहीं है, इट मीन्स इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसका आंसर एम्प्टी सेट है। उसके बाद अच्छा, ये जो सारे केस है ना, ये जो ऊपर ये वाला कॉलम है ये डिसजॉइंट के लिए है, और ये जो है ये ओवरलैपिंग के लिए है।
और ये जो है ये इसमें इस सारे कॉलम में ए सबसेट होगा बी का, ए सबसेट होगा बी का, और इसमें बी सबसेट होगा ए का, बी सबसेट ए का। यानी इसमें सारे हम जब बी सबसेट होगा ए का तो फिर यूनियन के लिहाज से क्या होंगे, इंटरसेक्शन के लिहाज से क्या होंगे, ए माइनस बी क्या आएगा, हम उस तरह डिस्कस करेंगे। और जब डिसजॉइंट होंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब ये देखें, नेक्स्ट है कि अगर ए और बी आपस में ओवरलैपिंग है तो फिर आंसर कौन सा आएगा उनमें जो कॉमन है। यानी ये जो आपको शेडेड रीजन नजर आ रहा है यही इनका आंसर है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए 1 2 3 है और बी आपके पास है फॉर एग्जांपल 2 है और 5 है। तो अब ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन 2 है, दोनों में कॉमन 2 है। तो इट मीन्स के ये इन दोनों का कॉमन पोर्शन है, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो इंटरसेक्शन में आएगा। एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है उसके बाद कि अगर ए सबसेट हो बी का तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा। अगर ए सबसेट हो बी का तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। ए सबसेट हो बी का तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने माइंड में रखना है कि अगर ए सबसेट हो बी का तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, यूनियन में बड़ा आता है और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं ए सबसेट ले लेते हैं बी का, यानी फॉर एग्जांपल A12 ले लेते हैं और बी सेट ले लेते हैं 1 2 3 10 तक ले लेते हैं, चलें। तो अब ये देखें ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दोनों में कॉमन जो है वो 1 2 ही है, दोनों में कॉमन क्या है 1 2। तो इट मीन्स के जब भी हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं और अगर ए सबसेट हो बी का तो फिर जो दोनों में से छोटा होता है वो आता है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो छोटा है, ये जो शेडेड रीजन है ये हमें बता रहा है कि ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जब बी सबसेट आएगा तो इसमें भी वही सेम कंसेप्ट होगा कि अब बी छोटा सेट है तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए माइनस बी, यानी दो सेट्स का डिफरेंस को हम वेन डायग्राम की मदद से कैसे देखेंगे। तो अब ये देखें जब भी दो सेट डिसजॉइंट होंगे तो अब ये देखें ए माइनस बी में हमने ए के वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो बी के अंदर मौजूद ना हो। तो अब ए और बी के एलिमेंट ही डिसजॉइंट हैं तो फिर ए पूरा का पूरा ए आंसर में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अब ए मैं लेता हूँ 1 2, बी में लेता हूँ 3 4 5। तो अब ये देखें ए पहले है ए माइनस बी, तो यानी ए के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि ये जो आपका ए माइनस बी है ये पूरा ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये पूरा ए आंसर में दिया हुआ है। तो ये वेन डायग्राम की मदद से डिफरेंस है। उसके बाद देखें ओवरलैपिंग में क्या होता है, ए माइनस बी आपने ए के वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसको डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि ए के ये देखें ये सारा पोर्शन आ रहा है जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। अब ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये ए का बी के अंदर मौजूद है। इट मीन्स कि फिर ये दरमियान वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन आंसर में नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन आंसर में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से भी क्लियर करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है 1 2 3 और बी क्या है, बी में 2 है, चलें यही 2 ही कर लें, ठीक है। अब ये दोनों देखें दोनों ओवरलैपिंग है तो ए माइनस बी में ये देखिए 2 नहीं आएगा, यानी जो बी का एलिमेंट मौजूद है वो नहीं आएगा, ए के बाकी आएंगे। तो अब बी में जो ए का हिस्सा है वो हम निकाल देंगे, सॉरी ये जो ए में ना बी का हिस्सा जो आ रहा है वो हम निकाल देंगे। अब ये देखें ए के अंदर ये वाला बी का पोर्शन आ रहा है, ये जो मैं इसको रेड कर रहा हूँ ये बी का पोर्शन आ रहा है, इसलिए हमने इसको ए में से निकाल दिया है। तो हमारे पास ये जो आंसर है वो ये वाला शेडेड रीजन ही बचा है, ये शेडेड रीजन। उसके बाद नेक्स्ट है ए माइनस बी में। अब ये देखें अगर ए सबसेट हो बी का, ए सबसेट हो बी का तो ए माइनस बी में फिर दोबारा एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसमें अब हमें शेडेड रीजन नहीं मिल रहा। एंड ये जो वेन डायग्राम्स होती हैं उसमें आंसर शेडेड रीजन ही होता है। तो अब ये देखें जब ए सबसेट हो बी का, ए सबसेट हो बी का तो फिर ए माइनस बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ए माइनस बी एम्प्टी सेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल A1 है और बी कितना है, ये ए मैं लिख लेता हूँ, बी कितना है और अब ए सबसेट है बी का तो 1 2 3 कर लें। तो अब ये देखें
ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी के अंदर मौजूद ना हो। तो अब ये देखें ए का वन एक ही एलिमेंट है जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, ए के अंदर और तो कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि फिर इसका इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट अब ये है कि जब आपके पास ये जो नेक्स्ट केस है, इसमें अब ये देखें बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, तो ए माइनस बी में ए का जो पोर्शन है वो वाला आंसर में आ जाएगा, बी वाला नहीं आएगा, यानी बी वाला पोर्शन निकल जाएगा। जैसे सिंपल ही है कि अगर हम ए ले लें 1 2 3, बी ले लें इसका सबसेट ले लें, फॉर एग्जांपल 2 3 ही ले लें, तो अब ये देखिए बी वाला पोर्शन तो निकल जाएगा, सिर्फ ए में जो है वो आएगा। तो अब इसमें भी ये देखें ए में ए वाला पोर्शन जो है वो आ रहा है और बी वाला पोर्शन यहाँ से निकल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बी माइनस ए वाला पोर्शन यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि बी माइनस ए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बी माइनस ए जब भी दो सेट्स का क्या कहते हैं ये डिसजॉइंट सेट्स हों तो बी माइनस ए में सारा बी ही आ जाएगा। ये इसको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं कि जब दो सेट डिसजॉइंट्स होते हैं तो फिर उनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता, तो वही पहला सेट ही आंसर आ जाता है। उसके बाद जब सेट ओवरलैपिंग हो तो बी माइनस ए में यानी ए वाला पोर्शन निकल जाएगा और बी वाला पोर्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बी माइनस ए में ये जो बी वाला पोर्शन है वो आ जाएगा और ये ए वाला पोर्शन आंसर में नहीं आएगा। और बी माइनस ए में जब बी सब सेट हो ए का तो बी माइनस ए में एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको भी हमने पीछे एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करवाया है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये देखिए ये आपके एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी को ही वो आपका जो है ना वो बना के देता है कि इफ बी ए एंड बी आर डिसजॉइंट, चलें ऐसे गलत, ए एंड बी आर disjoints, then b minus a is, तो फिर b माइनस ए क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, a आ जाएगा, या a यूनियन b आ जाएगा। ठीक है, या a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा या b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन बना के पूछे जा सकते हैं। तो ये देखें जब है ही डिसजॉइंट तो फिर b माइनस ए में b आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका पूछा जा सकता है, इसका पूछा जा सकता है, इन सब में से बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए इस वेन डायग्राम के कंसेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये जो ऑपरेशंस ऑन अ सेट है ये पढ़ना चाहते हैं तो वेन डायग्राम्स उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद ये देखें ये कुछ नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है कि इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर हमारे पास ए और बी जो है वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता है, फाई आ जाता है, खाली सेट आ जाता है। और ए यूनियन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आल्सो। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, ये है डिसजॉइंट्स के लिए। जब दो सेट डिसजॉइंट हो तो फिर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम फाइंड करते हैं, तो उनके एलिमेंट सिंपली ए के एलिमेंट जितने होते हैं और जितने बी के एलिमेंट होते हैं वो उनके यूनियन में आते हैं। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि दो सेट्स के यूनियन में क्या आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब ए है 1 2 और बी है 3 4, तो अब देखें दोनों डिसजॉइंट है, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, तो इसके यूनियन में चार एलिमेंट आएंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो अब ए के अंदर भी दो एलिमेंट है, उसके अंदर भी दो एलिमेंट है, इट मीन्स कि ये जो यूनियन है ए यूनियन बी, ये कितना आ जाएगा, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, अगर दो सेट्स ओवरलैपिंग हो तो हम जानते हैं, हम पीछे पढ़ रहे हैं कि अगर दो सेट्स ओवरलैपिंग हो तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं आता, यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। तो ए यूनियन बी कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड नॉट इन बी, यानी ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर होंगे और बी के अंदर नहीं होंगे, इन बी एंड नॉट इन ए, या इन बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी के भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। और उसके लिए जो हमारे पास ए यूनियन बी का फार्मूला होता है वो ये होता है, यानी अब इसमें ये देखिए इंटरसेक्शन वाला भी पोर्शन शामिल हो गया। ऊपर इंटरसेक्शन वाला पोर्शन शामिल नहीं था क्योंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट था,
उसमें कुछ था ही नहीं, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ओवरलैपिंग में हमें पता है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होता, इसलिए उसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम उसमें से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो फिर वो जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं वो हमें मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ए ले लेता हूँ आपके पास 1 2 3, और बी ले लेता हूँ 2, अब ये देखें बी तो फिर इसका सबसेट हो जाएगा। ओवरलैपिंग में सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3 4 5, ये लिख लेता हूँ। तो अब ये देखें इनके ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 3 रिपीट नहीं होगा, यानी 2 ये आ जाएंगे और 2 ये आ जाएंगे। ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट आ जाएंगे, 2 ये और 2 ये और ये एक ये भी आ जाएगा, इनमें से एक आएगा, 5, यानी ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब ये देखिए, अगर हम इस फार्मूले को यूज करना चाहें कैसे होता है, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3 है, प्लस नंबर ऑफ बी कितने हैं, वो भी 3 है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक एलिमेंट इनमें कॉमन है। तो ये देखिए 3 + 3 6 हो गए, 6 - 1 5 हो गए। तो इट मीन्स कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी होगी, 5 होगी। हम इस फार्मूले को ऐसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ए सबसेट ऑफ बी का तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आ जाता है, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब ए सबसेट ऑफ बी का तो यूनियन में फिर बी आ जाएगा, तो फिर जितने बी के एलिमेंट होंगे उतने ही ए यूनियन बी के एलिमेंट होंगे। सिमिलरली हम अगर बी सबसेट हो ए होगा तो इसको भी हम वैसे ही स्टडी करेंगे जैसे हमने ऊपर देखा है। उसके बाद ये है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास अगर एम्प्टी सेट है तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद क्या होगी, 0 होगी, यानी उनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स द एलिमेंट विच आर इन ए एंड बी, यानी अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर भी हों और बी के अंदर भी हों। तो ए सबसेट बी, ये हम इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं कि अगर ए सबसेट हो बी का तो फिर इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, इंटरसेक्शन में ए आ जाएगा। और फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब आंसर में ए के एलिमेंट आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनकी तादाद भी उतनी ही होगी जितने ए के एलिमेंट्स हैं। सेम लॉजिक्स जो है हम नीचे वाले के लिए यूज करेंगे, बी सबसेट है ए के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने ये भी देख लिया, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए का। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट्स हों तो फिर ए माइनस बी ए आ जाएगा। हम ये ऊपर वेन डायग्राम की मदद से सारा डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी, ये नंबर ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरह ए एंड बी अगर ओवरलैपिंग सेट्स हों तो फिर उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी का तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बी सबसेट ऑफ बी का तो ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि बी सबसेट है ए का। अगर बी सबसेट होगा तो फिर ए माइनस बी एम्प्टी नहीं आएगा, और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये फार्मूला होगा। और अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स हैं तो फिर बी माइनस ए क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। डिसजॉइंट है ना, अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो फिर बी माइनस ए करें या ए माइनस बी करें, अगर ए माइनस बी करेंगे तो ए आ जाएगा, बी माइनस ए करेंगे तो बी आ जाएगा। और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सारी सी बात है वही रहेंगे। और ये हम इंटरसेक्शन, अगर ए सबसेट है बी का तो फिर बी माइनस ए क्या आ जाएगा, ये एम्प्टी नहीं होगा। अगर ए सबसेट है बी का तो फिर बी माइनस ए क्या आ जाएगा, एम्प्टी नहीं होगा, और उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सिमिलरली बी सबसेट ए का हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कि वेन डायग्राम की मदद से हम सेट्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। उसके अलावा आज के लेक्चर में हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, दो सेट्स का हम डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो सेट्स की हैं वो डिस्कस की, और लास्ट में फिर हमने वेन डायग्राम्स का कंसेप्ट जो है वो समझा कि वेन डायग्राम की मदद से हम कैसे जो है वो सेट्स का यूनियन या इंटरसेक्शन या उनका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट में इस टेबल को पढ़ के हमने ये देखा है कि हम
अगर हमें सेट दिए हुए हैं तो हम उनका यूनियन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, उनके इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, हमने वो वाला फाइंड किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।